नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट 2025 सीरीज का ये दूसरा डिक्टेशन है। स्पीड रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। ठीक है दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए फिर देर ना करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का मैं यहाँ पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। वास्तव में माननीय वित्त मंत्री जी ने आज इस वर्ष के लिए जो बजट पेश किया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। विपक्षी सदस्यों की एक परंपरा सी बन गई है कि सरकार की ओर से जनता की भलाई के लिए चाहे कितने ही अच्छे कार्य किए गए हों, वे हर कार्य की निंदा ही करते हैं। हमारे देश के साथ संसार के अन्य देश आज़ाद हुए थे, उनके साथ यदि तुलना की जाए तो हमारे राष्ट्र ने ही सबसे अधिक प्रगति की है। हमारा राष्ट्र उन सभी राष्ट्रों से आगे है। हमारे देश पर अनेक संकट आए, लेकिन उसके बावजूद भी हम लगातार आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। हमारे देश से पहले स्वतंत्र हुए राष्ट्र भी हमारी प्रगति की प्रशंसा करते हैं तथा हमारा अनुकरण कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांव के विकास के लिए अनेक घोषणाएं की हैं। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी ने हमारे इस महान भारत देश के जिस विकास का सपना देखा था, उसे पूरा करने के लिए इस बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं। इसकी चारों ओर प्रशंसा की जा रही है। हमारे देहात अभी भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं और उनके विकास की ओर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। हमारे गांव दो हिस्सों में विभाजित हो गए हैं। गांवों में कुछ लोग तो वे रहते हैं जो ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों के समर्थक थे। उनकी स्थिति आज भी अच्छी है। उनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनके पास धन भी बहुत है और वे उसके बल पर हर तरह की सुविधा प्राप्त कर लेते हैं। परंतु दूसरी ओर कमज़ोर वर्ग के लोग भी गाँव में रहते हैं, जिनके पास शिक्षा का अभाव रहता है और वे हमेशा बेरोजगारी की स्थिति में रहते हैं। स्वाभाविक ही वे आज भी गरीब हैं। उनकी गरीबी का एक अन्य कारण उनके द्वारा खेतिहर मजदूरी के रूप में कार्य करना भी है। आज हम देखते हैं कि कृषि के लिए आधुनिक मशीनें प्रयोग में आने लगी हैं, जिसके कारण अनेक खेतिहर मजदूर बेकार हो गए हैं। हमारी सरकार ने गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं, जिससे उनकी अगली पीढ़ी के बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस देश की 75% जनता खेती पर निर्भर करती है। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी खेती में उन्नति ना होने का कारण क्या है? उसका कारण यह है कि खेती से संबंधित जितने विभाग हैं, उनमें आपस में मेलजोल नहीं है।
खेती के लिए अच्छी खाद की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, औजारों की ज़रूरत है और धन की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों के लिए अलग अलग विभाग हैं। ऐसा मालूम होता है कि उनके आपस में कोई संबंध नहीं है। वे सब लोग आपसी सहयोग से तथा आपस में मिलकर इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनाते जिससे खेती की ज़रूरतें पूरी होती हैं। जो खेती की बातों को जानते हैं, जिन्हें जानकारी है, उनमें से एक भी व्यक्ति खेती करने के लिए तैयार नहीं है। खेती में काम करने के लिए और हल जोतने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक बात मैं माननीय मंत्री से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि अधिक उपज ना होने का एक कारण यह है कि जो खेत में काम करते हैं वे उसके मालिक नहीं हैं। खेत किसी और का है और काम कोई और कर रहा है। इसलिए मेरा कहना यह है कि किसान में जब तक यह भावना पैदा नहीं होगी कि यह भूमि मेरी है, खेती में उपज बढ़ नहीं सकती। खेती की उन्नति के मूल आधार हैं पानी, खाद, बीज, धान, उपज का उचित दाम और भूमि सुधार। इन सबकी ओर अगर कृषि मंत्रालय ध्यान नहीं देता है तो फिर कोई बात बनने वाली नहीं है कि सरकार ने धन नहीं लगाया, लेकिन उसने यह धन बड़े बांधों और नहरों पर ही लगाया है। अगर वह धन सिंचाई के ऊपर लगाया गया होता तो हमारे क्षेत्र में पानी मिल रहा होता। आपने अरबों रुपए बांधों पर लगा लिए, लेकिन आज भी किसानों को पानी नहीं मिल पाया है। वही रुपया यदि सिंचाई योजनाओं पर लगाया गया होता तो हर खेत को पानी मिल सकता था। गाँव में भी सिंचाई के लिए सरकार ने जो आर्थिक सहायता शुरू की है वह भी हमारे किसानों को समय पर नहीं मिल पाई है। मान्यवर, इस माननीय सदन के समक्ष आज मैं यह तथ्य स्पष्ट करना चाहता हूँ कि छोटे स्तर की हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त नवयुवक सरकारी नौकरियों में उचित मात्रा में नहीं आ पा रहे हैं। उच्च शिक्षा की तो बात अलग थी, पर छोटे स्तर के पदों को प्राप्त करना भी उनके लिए बहुत कठिन हो गया था, क्योंकि सरकारी पदों पर भर्ती के लिए अंग्रेजी आवश्यक थी। जनता के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक था, क्यों न शिक्षा का माध्यम फिर से अंग्रेजी भाषा कर दिया जाए। देश में इस समय ऐसी बदलती सामाजिक धारणा को रोकना आवश्यक था, क्योंकि देश की अपनी भाषाओं को समुचित स्थान न मिलना राष्ट्रीय हित में नहीं था। अतः सरकार ने सरकारी पदों पर भर्ती की परीक्षाओं में हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता प्रदान कर दी। इससे लोगों की सोच में तो अंतर अवश्य आया, परंतु वास्तविक रूप में आज भी हिंदी या क्षेत्रीय भाषाएं उस स्थान पर नहीं आ पाई हैं जहां उनको आना चाहिए। केंद्र सरकार ने भी अपना सरकारी कार्य हिंदी में संपन्न करने के लिए अनेक प्रावधान किए, सरकारी आदेश जारी किए, प्रशासनिक कार्य हिंदी में
करने के लिए काफ़ी बल दिया, परंतु केवल सरकारी आदेशों से कोई कार्य तब तक सिद्ध नहीं हो सकता, तब तक उस कार्य को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने वालों की मानसिकता न बदले। अतः सरकारी आदेशों और व्यवस्थाओं के बाद भी देश की भाषाओं को सरकारी कामकाज में वह स्थान नहीं मिल पाया जिसकी वह हकदार है। इससे हमें दुख होता है और हम इसका दोष एक दूसरे पर डालने का प्रयास करते हैं। इस संबंध में मेरा यह मानना है कि इसके लिए किसी न किसी हद तक हम हिंदी भाषी वर्ग के लोग भी दोषी हैं। स्टॉप।